नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ रविंद्र राव होंगे, जो कोटक सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी रिसर्च के हेड हैं। साथ ही बीटूपन मजूमदार होंगे, bmazumdar.com के, और अरुण सेखसरिया साहब होंगे, जो आगे कॉटन पर बात करेंगे। और साथ ही हार्दिक शारदा होंगे, जो बात करेंगे मसालों को लेकर। लेकिन सबसे पहले आज देख लेते हैं सब बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन सी है, जिन पर आपको आज दिन भर नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सोने की। सोने में आज हालांकि बहुत ही रेंज बाउंड कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर सोना 48,000 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। और जिस तरह से अब ओमिक्रॉन की चिंता धीरे धीरे कम हो रही है, तो यहाँ पे लग रहा है कि उस तरह की तेज़ी अब नहीं आएगी। सुरक्षित निवेश मांग बढ़ने की उम्मीद थी, जो फ्राइडे के शाम के सत्र में जो तेज़ी आई थी, वो अब तेज़ी कम हो गई। चांदी की बात करें तो फिर से जल्द राहत पैकेज खत्म होने की उम्मीद में, खत्म होने की आशंका से यहाँ पर चांदी में ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही है। आज के सत्र में 100 रुपये के आसपास एमसीएक्स पर तेज़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में हल्की तेज़ी। क्रूड की बात करें तो ओपेक प्लस मांग घटने पर पॉलिसी पर को दोबारा रिव्यू करेगा। जो उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया था जनवरी के लिए, उसको दोबारा रिव्यू भी कर सकते हैं अगर मांग में बड़ी गिरावट आती है। नेचुरल गैस कम सर्दी रहने की खबर से भारी गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स पर तो 9% से ज़्यादा टूट चुके हैं दाम। इंटरनेशनल मार्केट में भी 7% से ज़्यादा की गिरावट है। कॉपर की बात करें तो डॉलर में मजबूती से यहाँ पर दबाव दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और बेस मेटल्स की अब बात कर लेते हैं। जिंक की बात करें तो सप्लाई की चिंता से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है जिंक को, और लग रहा है कि आने वाले समय में सप्लाई कम रहेगी, क्योंकि पावर कॉस्ट जिस तरह से बढ़े हैं तो यहाँ पर उत्पादन स्मेल्टर्स की तरफ से कम हो सकते हैं। निकल की बात करें तो कोरोना के नए वेरिएंट की खबर की जो चिंता थी, वो बाजार को ने अब डाइजेस्ट कर लिया है। एल्युमिनियम उत्पादन पर पाबंदी से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरह से प्रोडक्शन कर्व हो रहा है अलग अलग प्रोविंस में चाइना के, वहाँ से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। मेहनता की बात करें तो लगातार कंज्यूमर डिमांड कमज़ोर है, लेकिन हालांकि निचले स्तरों पर बाइंग से यहाँ पर तेज़ी है। कॉटन की बात करें तो गुजरात में बेमौसम बारिश से दाम बढ़े हैं, क्योंकि फसलों पर इसका असर हुआ है। फसल नुकसान होने की भी आशंका है। हल्दी की बात करें तो दक्षिण भारत में बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, और इस खबर से आज के सत्र में अच्छी तेज़ी है। और जीरे में भी अच्छी तेज़ी है। घरेलू और एक्सपोर्ट मांग मजबूत है, उसका फ़ायदा जीरा उठा रहा है। धनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पाइसेस में यही तेज़ी है, 3.5% की तेज़ी है, और 8,600 के ऊपर पहुंच गया भाव। बेहतर फसल रहने की उम्मीद है, हालांकि उसके बावजूद तेज़ी है। सोयाबीन की बात करें तो महाराष्ट्र में बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सोयाबीन के बाद कुछ और काउंटर जो क्रूड पाम तेल है, नवंबर के जो आंकड़े आ रहे हैं, वो उत्पादन पिछले महीने से अक्टूबर के मुकाबले 6.8% घटा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर आपको आज नजर रखनी चाहिए, और उस हिसाब से आप अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। चलिए, हमारे साथ रविंद्र जी बने हुए हैं, और बात होगी सबसे पहले कच्चे तेल में, जहां आज तेजी दिख रही है। 2% के आसपास की तेजी हम ब्रेंट क्रूड में देख रहे हैं। एमसीएक्स क्रूड करीब 1.5% ऊपर है। रविंद्र जी, कच्चे तेल में अच्छी तेजी दिख रही है, आपको क्या लग रहा है? कच्चे तेल की तेजी अब फिर वापस से और तेज होगी? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से जैसे हमने पिछले वीक में भी बात किया था कि क्रूड में निचले लेवल पे सपोर्ट आएगा, और हमने वो सपोर्ट आते हुए देखा है। देखिए, एक्चुअली ये एक क्लासिक केस ऑफ सेल द रूमर बाय द फैक्ट है। ओपेक प्लस की जो मीटिंग थी, उसमें उन्होंने अपना जो स्टांस था वो सिमिलर रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया है। तो उससे मार्केट को एक एक आई वुड से एक डायरेक्शन मिल गया है, क्योंकि वेट कर रहे थे लोग कि ओपेक प्लस में क्या निकल के आएगा। प्लस जो वायरस कंसर्न्स है वो एस्केलेट नहीं हो रहा है। उसका जो आई वुड से कि थोड़ा सा क्लियर नहीं है अभी भी कि आगे जाके ये एस्केलेट होगा कि नहीं होगा, और उससे जो डिमांड वरीज है उस पर आई वुड से कि एक थोड़ा सा एक पॉज आ गया है। तो मेरे हिसाब से वही सपोर्ट कर रहा है, और हमने बहुत ज्यादा सेल ऑफ देखा था क्रूड में। आई वुड से थोड़ा सा एग्जैजरेट हुआ था सेलिंग, और 62-63 के आसपास WTI में एक सपोर्ट आ गया है। मुझे लगता है कि 66 से $65 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो 252 डे मूविंग एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। अगर क्लोजिंग आता है तो और थोड़ा सा वीक हो सकता है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार ये 70 से $72 तक जाए। तो मेरे हिसाब से क्रूड में निचले लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही आ रही है। इसका जो सपोर्ट है वो अराउंड 4,850 का है। जब तक कि इसके नीचे क्लोज नहीं आता, आई थिंक 5,000 5,050 के आसपास शॉर्ट टर्म बाइंग भी कर सकते हैं।
इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक 5070 5060 इज अ गुड लेवल टू एंटर। 5010 का स्टॉप लॉस होना चाहिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। और हम इमीडिएटली पॉसिबल है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट माइट कम अप टू 5180 5190, और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 5300 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बार्गेन बाइंग हो रहा है और ये कंटिन्यू रह सकता है। ओके, यानी 4850 जब तक बचा हुआ है वो सपोर्ट लेवल, तब तक आप यहाँ पर खरीदारी का रुख बना सकते हैं। 5000 5050 के आसपास मौका मिले तो खरीदे, ऐसा मानते हैं रविंद्र जी। और जो पहला टारगेट दिया है उन्होंने 5180 रुपये का, और जो सेकेंड टारगेट ये अचीव हो जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप नए टारगेट का वेट कर सकते हैं 5300 रुपये के साथ। रविंद्र जी, आज नेचुरल गैस में काफ़ी गिरावट है, 9% से ज़्यादा टूट गए हैं दाम। अब क्या लग रहा है आपको, क्या एंट्री का सही मौका आ रहा है अब नेचुरल गैस में? और थोड़ा सा डिप आ सकता है विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से 275 276 तक का पॉसिबिलिटी है एक बार डाउन साइड में। अगर वहां पे आता है तो आई थिंक टेक्निकली एक बाउंस बैक पॉसिबल है। अगेन दैट इज अ 252 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट, और वहां से अगर किसी को बाय करना है तो 268 267 का क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और हमें लग रहा है कि वहां से एक बार फिर से 295 से लेके 305 तक के बाउंस बैक देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दो टाइप का ट्रेड बन सकता है इसमें। अगर सपोज इट डजंट फॉल टू 275 या 276, एंड उसके पहले अगर ये ऊपर जाता है टुवर्ड्स 305 307, आई थिंक वहां पे एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। और उस अगर नीचे आता है 275 के आसपास, दैट इज अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। तो जो ब्रॉडर रेंज है वो अराउंड 270 से लेके 310 का रहेगा। ओके, 270 से 310 का रेंज आप ध्यान में रखिए, जो इमीडिएट रेंज है। रविंद्र जी ये मान रहे हैं 275 के आसपास खरीदारी करने की कोशिश करें जब भी आए नीचे की तरफ, या अगर वो लेवल आपको ना दिखे, यहाँ से रिकवरी आती है तो 305 रुपये पे आप इसको बेच भी सकते हैं। बीटूपन भी हमारे साथ है। बीटूपन, आप बताइए, नेचुरल गैस में जिस तरह की गिरावट आ रही है, आपको क्या मौके देख रहे हैं? आपको ऐसा कौन सा रेंज दिख रहा है जिसमें ट्रेड करना चाहिए नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में देखिए अभी काफी अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ था, और जो एनर्जी क्राइसिस से थोड़ा उभर के अभी आ रहा है, और जो क्रूड ऑयल के दाम गिरने से भी थोड़ा सा नेचुरल गैस में अब उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि नेचुरल गैस में फर्दर बहुत बड़ा सेल ऑफ आएगा। 270 के आसपास, 270 275 के आसपास प्रोबेबली नेचुरल गैस वहां पे स्टेबलाइज करने के लिए कोशिश करेगा। अभी तो 290 के आसपास है, यहाँ से 15-20 रुपए का फर्दर डिक्लाइन है तो यहाँ पे नेचुरल गैस बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से फिर एक बार मार्केट 310 या 315 के लेवल के आसपास रिकवरी हो सकता है नेचुरल गैस। तो नीचे अगर आपको करना है तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव में नीचे लेवल पे आपको बाय करना है, थोड़ा सा पुल बैक रिकवरी के लिए ले सकते हैं। ओके, नीचे के लेवल पे बाइंग है और ऊपर के लेवल पे तो सेलिंग की सलाह दे ही रहे रविंद्र जी। चलिए, कच्चे तेल पर बीटूपन आपकी क्या राय है? सऊदी अरब ने यूएस और एशियाई कस्टमर्स के लिए जनवरी के लिए अपने प्राइस हाई किए हैं, 80 सेंट्स के आसपास ये प्राइस बढ़ाए गए हैं। उस खबर के बाद तेजी, और एक और खबर ये आ रही थी कि ओपेक प्लस अब पॉलिसी को रिव्यू कर सकता है अगर डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आती है। अब इसके बाद आपका व्यू कच्चे तेल को लेकर क्या बन रहा है? तेल में काफी बड़ा सेल ऑफ हुआ था। अगर इसको अभी फिलहाल के लिए देखिए, कच्चे तेल का दो बॉटम बना हुआ है, $65 एंड $62 तो WTI वाला है, और ऊपर जाके जो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि $70-72 का जो लेवल है वहां पे कैप हो सकता है इमीडिएटली। जो सिनेरियो है, जो सेंटिमेंट है, क्योंकि अभी जो ट्रेवल बैन के हिसाब से एटीएफ का डिमांड भी वीक रहने वाला है, तो एटीएफ भी काफी अच्छा खासा डिमांड आता है, तो वहां मुझे नहीं लग रहा है कि सडनली कोई डिमांड स्ट्रॉन्ग रिकवरी। और ओपेक इमीडिएटली, अगर ओपेक को कुछ करना था तो ओपेक वाज इन बैकफुट, तो ओपेक कुछ कर नहीं पाया था लास्ट टाइम, तो उन्होंने बोला कि जनवरी में जो प्रोडक्शन का उन लोग का जो कोटा है दे विल बी मेंटेनिंग दैट। तो इमीडिएटली नहीं लग रहा कि अभी जो पैनिक सेलिंग था क्रूड में, जो था एक पैनिक सेलिंग था, तो क्रूड का मार्केट यहाँ से शायद स्टेबलाइज हो जाएगा। $72 इमीडिएट रेजिस्टेंस या 74 ये जो रेंज है, इसके ऊपर इमीडिएटली जाना शायद मुश्किल होगा, और नीचे जो लेवल है 65 के आसपास, ये शॉर्ट टर्म रेंज रहेगा। हाँ, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अलग हो जाएगा आज के लिए, लेकिन ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव पूरा रेंज बन रहा है क्रूड का। मुझे नहीं लग रहा कि सडनली बहुत ज्यादा चेंजेस होगा, और जो यूएस, चाइना और या कोरिया, जापान, जो जिनको मतलब कंफर्टेबल रेट मिल रहा है अभी फिलहाल, ये रेट में शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आना है। और इंट्राडे पर्सपेक्टिव में जो सेंटीमेंट अभी जो चल रहा है कोविड रिलेटेड, और उसको लगता है कि इंट्राडे में शायद एक पुल बैक में सेलिंग आएगा। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा मॉडरेट तेजी आ सकता है 5190 या 5200 तक, जहाँ पे लिए अभी एक बाय कॉल दिया था अभी फिलहाल के लिए। तो मुझे लग रहा है कि 5190 52
100 के आसपास मेरे हिसाब से शॉर्ट बन जाएगा वहां पे। अगर आपको उसको ट्रेड करना है तो 50 टू 100 के आसपास शॉर्ट कीजिए, तो वहां से फिलहाल आपको एक बार थोड़ा नीचे मिल सकता है 5050। तो क्रूड ऑयल एक्चुअली लास्ट 3-4 सेशन में ट्राई कर रहा है कि ऊपर लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ओके फिलहाल ये रेंज के हिसाब से ट्रेड मेरे को लग रहा है फिलहाल। ओके, तो रेंज के हिसाब से ट्रेड है। चलिए, गोल्ड सिल्वर मेटल पे भी बात होगी, लेकिन उससे पहले एक खबर है कॉटन को लेकर, जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है कॉटन और कॉटन केक पर। कॉटन एमसीएक्स कॉटन की बात करें तो 1% से ज्यादा की तेजी दिख रही है यहाँ पे 31,250 के आसपास। कॉटन केक वायदा दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो एनसीडीएक्स पर है वो 2800 के ऊपर है, 3% से ज्यादा की तेजी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण शेख सरिया साहब हैं जो एमडी हैं डीडी कॉटन के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कॉटन में जबरदस्त, कॉटन केक में खास करके काफी अच्छी तेजी दिख रही है। अब क्या फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं? जो बेमौसम बारिश हुई थी महाराष्ट्र और गुजरात में, क्या इसका असर भी हुआ है? फसलों को नुकसान भी हुआ है? क्या रिपोर्ट है सर? देखिए, जहाँ तक फसल का सवाल है, अभी तक तो कोई नुकसान की ऐसी कोई विशेष बात हो नहीं रही है, कोई टिप्पणी नहीं हो रही है। बट एक बात तो पक्का है कि बारिश के कारण अराइवल्स आपकी स्लो हुई है और उसके कारण जिनिंग ये जो कॉटन सीड ऑयल केक में, कॉटन ऑयल केक के अंदर जो तेजी जो दिख रहा है आपको, दैट इज वन ऑफ द रीजंस। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे को नहीं लगता है कि बाजार में कोई ज्यादा ये तेजी सस्टेन हो पाएगी, बिकॉज क्रॉप आज की तारीख में भी 340-50 के धारणा पूरी है। अभी हमारे असेसमेंट एसोसिएशन के असेसमेंट होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या एग्जैक्ट क्रॉप होगी गोइंग फॉरवर्ड। अभी हमारी मीटिंग होने वाली है दिसंबर महीने में। जहाँ तक कॉटन का सवाल है, कॉटन का जो आपने कहा है कि 1% की तेजी है, तो आज की तारीख में 1% 2% का कोई मान्य रखता नहीं है, कभी भी चलते चलते बाजार ऊपर नीचे हो जाता है। जी जी। बट ओवरऑल कोविड की सिचुएशन देखते हुए बाजार में कोई ज्यादा तेजी की रंग दिखने से, कोई भी मिल वाले या कोई भी एक्सपोर्ट में बाइंग जो है वो बहुत स्लो है। ओके। तो मेरा ऐसा मानना है कि डाउन साइड नीचे के अंदर आपको जो अभी बाजार चल रहा है 30,000 इज लुकिंग लाइक अ बॉटम टू मी। 30,000 के नीचे बाजार कोई ज्यादा विशेष जाने की संभावना लगती नहीं मेरे को। और ऊपर के अंदर 31,500 रुपया का जो लेवल है दिसंबर का, ये लेवल मेंटेन रहेगा। मतलब 30 से 31,500 के बीच में बाजार चलता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ क्लैरिटी कि भी क्या क्रॉप होने वाली है, क्या एक्सपोर्ट में डिमांड हो रहा है। आज की तारीख में एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत बहुत कम थी है, बिकॉज आवर इंडियन कॉटन हैज बिकम वेरी इंक्रीज इन द बेसिस हैज इंक्रीज इन इंडियन कॉटन। जो पहले जो 100-200 या माइनस में चल रहा था, वो अभी 800-900 का बेसिस हो रहा है। ओके सर, कॉटन का तो समझ में आ गया। 30,000 से 31,500 जो करंट लेवल है, उससे 250 रुपये ऊपर का रेंज आपने दे दिया है 1,500 के रेंज में। लेकिन कॉटन केक की अगर बात करें तो 2815 पे है फिलहाल, 3.25% तेजी है। क्या यहाँ और तेजी बाकी है? कॉटन केक के में जैसे रुई का मैंने आपको बताया था, कॉटन केक में भी मेरी धारणा यही है कि ज्यादा विशेष तेजी लगती नहीं है। पर फिर भी ये 3,000 के लेवल, अपसाइड 3,000 का लेवल दिख रहा है मेरे को, और डाउन साइड में 2500 का लेवल। ये 500 के रेंज में बाजार ऊपर नीचे चलता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन अराइवल्स एंड क्रॉप की क्या रिपोर्ट आती रहती है। और जितना ज्यादा कॉटन सीड, कॉटन ऑयल केक बढ़ेगा, उतना जिनर को भी फायदा है, उतना फार्मर्स को भी फायदा है, बिकॉज पड़ता होती रहेगी, पैरिटी में आ जाएगा, जिनिंग भी आ जाएगी फार्मर्स को 8,000-8,200-300 का जो भाव मिल रहा है उसके अंदर जिनर्स को भी पड़ता रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो ऑल इन ऑल इट इज अ विन विन सिचुएशन। और मिलों को भी, मतलब जो रुई के जो दाम चल रहे हैं वो थोड़ा प्रेशर में रहेगा। अभी वो देखना है कि कहाँ तक अपना मैचिंग होता है बिटवीन जिनर्स एंड मिल्स। बट फार्मर के लिए तो ठीक ही है ये, फार्मर के लिए तो बहुत ही अच्छा न्यूज है कि कॉटन सीड का भाव अगर 3,000 के लेवल पे रहेगा, कॉटन केक का भाव 2,800 से 3,000 के लेवल पर पड़ता बहुत अच्छी रहेगी। ओके, तो अच्छे भाव है किसानों के लिए। और जो रेंज इन्होंने बताया कॉटन केक का 2,500 से 3,000 के बीच में ही घूमेगा। शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और कॉटन केक पर अपना आउटलुक शेयर किया। रविंद्र जी, अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर आज रेंज में कारोबार हो रहा है। अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करें तो 48,000 के आसपास है। आपका व्यू क्या है गोल्ड के लिए आज के लिए? गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें तो आई थिंक गोल्ड सिल्वर दोनों में ही एक अच्छा मिल गया है मार्केट को। और फ्राइडे का जो जॉब्स रिपोर्ट था यूएसए, आई थिंक थोड़ा सा मिक्स था, क्योंकि जो नॉन फार्म पेरोल डेटा था वो काफी बुलिश था गोल्ड के लिए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा गिर के आया है, तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मिक्स्ड रिपोर्ट था। बट मिक्स्ड रिपोर्ट होने की वजह से जो फेड का मॉनेटरी टाइटनिंग के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा फेड हुआ है, उससे थोड़ा सा फेड हुआ है, और उसके वजह से गोल्ड को एक अच्छा सपोर्ट मिला है लोअर लेवल्स पे। और गोल्ड अभी अराउंड 1784-85 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
तो मेरे हिसाब से गोल्ड में अभी इंटरनेशनली अगर देखें तो 1760 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1760 $1758 का। जब तक कि इसके नीचे क्लोज नहीं आता, आई थिंक एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। थोड़ा सा आज का जो बायस है वो थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, हो सकता है कि एक बार 48,100 तक एमसीएक्स के प्राइसेस दिखा दें, और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो 70-90 के ऊपर एक बार जा सकता है। तो अगर गोल्ड में कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स से 47,850 47,800, आई थिंक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 47,650 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट इसका ले सकते हैं अराउंड 48,100 का। सिमिलरली अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी इंटरनेशनली $22 का एक अच्छा सपोर्ट लिया है मार्केट ने। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 61,000 के नीचे 60,600 का एक सपोर्ट है, और प्राइसेस थोड़े से पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन आज के लिए 62,000 से लेकर 62,400 का है। तो अगर कोई भी डिप आता है इसमें टुवर्ड्स 61,300 61,350, आई थिंक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 61,000 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और इसका इनिशियल टारगेट 62,000 का ले सकते हैं, उसके ऊपर 62,400 तक आ सकता है। ओके, यानी दोनों में खरीदारी की सलाह है। डिप पे गोल्ड खरीदे 47,800 के आसपास आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 48,100 के टारगेट के लिए। चांदी खरीदे 61,300 पे 62,000 के टारगेट के लिए। बीटूपन, आपका क्या मानना है गोल्ड और सिल्वर में कैसे ट्रेड करें आज? गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा कॉन्ट्रारियन अप्रोच है। अभी उन्होंने भी बताया था कि रेंज है, मैं भी मान के चल रहा था रेंज है। तो फिलहाल गोल्ड में जो सडन एक अपसाइज आया था फ्राइडे को, बिकॉज ऑफ द मिक्स्ड जॉब्स रिपोर्ट, नॉन फार्म पेरोल एक्सपेक्टेड से कम था, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी गिरा, तो उसको देख के थोड़ा सा गोल्ड में तेजी आया। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि सडनली फेड टेपरिंग को छोड़ देगा। फेड टेपरिंग का बात चल रहा है अभी फिलहाल। और एक इश्यू है कि कोविड का सिचुएशन कैसा होता है, ओमिक्रॉन वायरस का, उसके ऊपर भी डिपेंड होगा नेक्स्ट टेपरिंग के बाद। तो यहाँ पे सामने मुझे एकदम शॉर्ट टर्म में दिख रहा है 48,300 का, तो 300 या 270 का जो रेंज है, यहाँ पे काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहले बनाया था टॉप 49,500 का, अभी इमीडिएट सामने वाला टॉप है 48,300। अगर जब तक ये नहीं टूटेगा तो गोल्ड में तेजी आना मुश्किल है। तो 48,100 150 के आसपास गोल्ड सेल कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो नीचे के लिए आपको बड़ा मैं टारगेट नहीं दूंगा कि मैं बहुत ज्यादा स्लाइड एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, रेंज में एक्सपेक्ट करूंगा। तो थोड़ा सा 47,800 या 47,700 आपको मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा 40,300 के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा। वो भी सिल्वर में भी मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है 62,400 के आसपास। शायद कहीं ना कहीं वहां पे एक मार्केट में सेलिंग मोमेंटम या प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। को कंफ्यूज नहीं होना है। रविंद्र जी ने नीचे के लेवल पे बाइंग की है, और उनका जो ऊपर का टारगेट है 48,100 रुपये का गोल्ड का, वहाँ पर बीटूपन बेचने की सलाह दे रहे हैं, और नीचे जो इनका एंट्री लेवल है वो टारगेट है। तो नीचे की तरफ खरीदारी की राय रविंद्र जी की तरफ से, और ऊपर की तरफ बिकवाली की सलाह है बीटूपन की तरफ से। चलिए अब बात कर लेते हैं मसालों को लेकर। मसालों में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। जीरा का वायदा 16,000 के ऊपर है, 2.5% से ज़्यादा की मजबूती है। धनिया 8,600 सबसे ज़्यादा मजबूत है पूरे ये स्पाइसेस काउंटर में। हल्दी भी 7,650 के आसपास है, 1% की तेज़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए हार्दिक शारदा हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या लग रहा है मसालों में कहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ी आपको दिख रही है? अब सबसे बड़ी तेज़ी धनिया में लग रही है, क्योंकि सोइंग भी गोंडल एरिया में काफ़ी कम है, और बारिश पानी बीच में ज़्यादा होने से थोड़ा क्रॉप को नुकसान भी है, और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लगभग ना के बराबर है। तो उस कारण से जितना खपत है उतना माल सोइंग नहीं रहने कारण से आने वाला साल ये धनिया का ही साल रहेगा, और ये लगभग 10,000 के ऊपर जाने की संभावना है। यहाँ से लग रही है धनिया में आपको? हाँ जी, कितनी और तेजी आपको कोरिएंडर में लग रही है सर यहाँ से? और सर धीरे धीरे 200 रुपए करते करते स्टेज वाइज ये 10,000 का भाव छू सकता है सर। ओके, 10,000 के भाव कोरिएंडर में आ सकते हैं? आ सकते हैं सर, आ सकते हैं। और जीरे में क्या लग रहा है सर? 16,000 के ऊपर है आज। जीरे में ज्यादा सर स्टडी नहीं है अपना, लेकिन हल्दी के अंदर अगर बात करें तो हमने पिछले बार आपको बताया था कि लगभग 7,800 8,000 का अप्रैल का भाव था, लगभग उसमें 700 से 800 रुपए बढ़ गए हैं। तो अभी इसमें नफा रुपये बिकवाली भी आ सकती है, और आने वाला फसल भी सामने है। तो अभी ये जैसे ठंडी चालू होगी तो डिमांड थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, नया फसल भी सामने है। तो ये 9,000 के आजू बाजू अगर ये भाव आता है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसमें आप आने वाला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेच के नीचे में वापस एक 500-700 रुपए की गिरावट हल्दी में आ सकती है। ओके, तो अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो 7,650 है। दिसंबर 7,600 में अभी जो भाव है उसके अंदर अभी जो एक्सपायरी माल उसके अंदर उस प्रेशर के कारण से इसमें लगभग 200 से 300 रुपया घट सकता है इसके अंदर। ओके ओके,
अभी एक्सपायरी माल का प्रेशर आएगा इसके ऊपर। ओके, शुक्रिया हार्दिक जी, आपने वक्त निकाला और हल्दी और धनिया पे दोनों पे बताया कि क्या होना चाहिए। धनिया में इनको तेजी दिख रही है, वही हल्दी की कीमतों पर दबाव रह सकता है, ऐसा इनका मानना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सोयाबीन की, जहां पर यहाँ पर भी अच्छी तेजी दिख रही है। रविंद्र जी, सोयाबीन पर आपका व्यू क्या होगा? विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से सोयाबीन ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है 6150 6100 के आसपास। ऊपर से एक करेक्टिव मूव आया है। मेरे हिसाब से जब तक कि ये 6000 से 6800 6850 के नीचे है, आई थिंक अभी भी एक साइडवेज मूव है। लेकिन अगर 6850 या फिर 6900 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो मेरे हिसाब से इसमें एक ब्रेकआउट आएगा और पॉसिबिलिटी है कि वहां से 7300 7400 तक जा सकता है। तो एक ब्रेकआउट ट्रेड होना चाहिए या फिर डिप में एक बार खरीदारी कर सकता है। तो थोड़ा सा ट्रेंड आई वुड से थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव है। तो या तो ब्रेकआउट पे बाई कीजिए अराउंड 6900 के ऊपर, या फिर अगर कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 6400 या 450 एक बार बाइंग किया जा सकता है। जब तक कि ये 6100 6150 के ऊपर है, ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो ये भी ब्रेकआउट आने दीजिए, तब ऊपर की तरफ खरीदारी कर सकते हैं। रविंद्र जी, मुझे याद है आपने 6400 से 6800 तक का एक रेंज बताया था और बताया था कि 6800 के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं, और उस टारगेट के करीब अब आ गया है। अब सोया तेल को लेकर क्या टारगेट दे रहे हैं? 1210 के आसपास है। सोया तेल में बहुत आई वुड से कि बहुत ज्यादा मोमेंटम है नहीं। मेरे हिसाब से 1170 1180 का इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे निकल जाता है तो थोड़ा सा बेरिशनेस आएगा। अदरवाइज काफी टाइम से यही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 1240 1245 का एक अपर कैप होगा और जो डाउन साइड है वो अराउंड 1170 का होगा। तो मेरे हिसाब से ये ब्रॉड रेंज में ट्रेड करना चाहिए सोया तेल। ओके, तो ये व्यू है सोयाबीन और सोया तेल को लेकर। चलिए नॉन एग्री की तरफ वापस लौटते हैं। बेस मेटल्स पे बात नहीं हुई थी। बिटुपन मेटल में आज बहुत ज़्यादा एक्शन तो नहीं दिख रहा है, रेंज में ही कारोबार हो रहा है। कुछ पसंद आ रहे हैं यहाँ पे? अगर ट्रेडर्स को अगर कुछ खरीदना या बेचना हो तो कोई ऐसा काउंटर बताइए मेटल में। मेटल में तो मैं कॉपर बेच के चल रहा हूँ। कॉपर में थोड़ा सा पुलबैक में बेचूंगा 727 728 के आसपास। ओके, और मैं बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा टारगेट फिलहाल के लिए, आज के लिए। तो मैं 720 719 का जो ये लोअर लेवल पे मैं टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा, और 734 के ऊपर ये सब के आसपास ऊपर स्टॉप लॉस बनेगा। तो थोड़ा सा मॉडरेट डाउनसाइड के लिए मैं कॉपर अपसाइड में बेचूंगा इसके लिए। ओके, रविंद्र जी, बेस मेटल्स में आपको कुछ लग रहा है यहाँ पे खरीद बिक्री के लिए? कोई ऐसा लग रहा है जो ट्रेडर के लिए फेवरेट होना चाहिए, वहाँ इसको यहाँ पर दाव लगा लें वो? वेल, मेरे हिसाब से विश्वमन कॉपर एक टॉपिक लग रहा है मुझे आज, क्योंकि कॉपर में फिर से हमने एक उछाल देखा है। इसमें 722 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरे हिसाब से जब तक ये 722 के नीचे नहीं निकलता थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस रहेगा। 722 के नीचे फिर से एक बार ये 718 716 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से तब तक के लिए एक बार बाइंग में रह सकते हैं। ऊपर में 729 729.50 का इमीडिएट टारगेट होगा, और उसके ऊपर ब्रेकआउट है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 734 तक भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से बाई साइड में प्ले करना चाहिए अंटिल 722 होल्ड्स ऑन द डाउन साइड, और उसको नीचे स्टॉप एंड रिवर्स कर देना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है कॉपर को लेकर। एल्युमिनियम में पिछले हफ्ते तक खरीदारी की सलाह ज़्यादा आ रही थी, ज़्यादातर एक्सपर्ट दे रहे थे। हालांकि आज आधा % नीचे है, अब 210 रुपये के आसपास आ गया है। रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है एल्युमिनियम में यहाँ से क्या करना चाहिए? एल्यूमिनियम थोड़ा सा वीक लग रहा है आज के सेशन में। मुझे लगता है कि 209 से 208.50 तक के लेवल्स पॉसिबल है। इसका जो सेलिंग जोन है वो अराउंड 211.50 212 के आसपास होगा। स्टॉप लॉस 213 का होना चाहिए, और इमीडिएट जो टारगेट है वो अराउंड 209 और उसके बाद 208.50। ओके, नीचे का ही व्यू आ रहा है 208 209 का। इसके अलावा अगर निकेल की अगर बात करें 1535 के आसपास है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है निकेल में आज? निकल में वैसे थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है, लेकिन अगर दूसरे कमोडिटीज को प्ले करे तो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल मेटल्स में थोड़ा सा दबाव है। तो उस वजह से निकल में ऊपर के लेवल पे प्राइस सस्टेन नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से निकल में अराउंड 1520 का लोअर रेंज होगा, और अपसाइड जो है वो अराउंड 1560 1565 का होगा। तो मेरे हिसाब से ये ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करना चाहिए। कोई डायरेक्शन नहीं है, थोड़ा सा साइडवेज प्ले रहेगा इसमें। ओके, बिटुपन करेंसी पर आपका क्या व्यू है? क्या लग रहा है डॉलर रुपी के ट्रेड में क्या दिख रहा है? डॉलर रुपये में थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये प्रेशर बन सकता है। रुपी में प्रेशर बन सकता है क्योंकि थोड़ा सा आउटफ्लो हुआ है FIs का, और उसको लगता है कि थोड़ा सा ग्लोबली जो डॉलर का भी थोड़ा सा रिकवरी है, US डॉलर इंडेक्स का जो भी रिकवरी है
तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ से 30-40 पैसे का थोड़ा सा अपडेट हो सकता है अपसाइड। 75-60, 75-70 ये सब लेवल पहुंच सकता है गोइंग फॉरवर्ड डॉलर रुपी। तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा अपसाइड रहेगा, डॉलर स्ट्रांग रहेगा रुपी के अगेंस्ट। ओके, तो ये व्यू है करेंसी मार्केट को लेकर। चलिए कमोडिटी नाउ को यहीं समेटने का वक्त हो गया। शुक्रिया रविंद्र जी और वीटू आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और तमाम ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए और पूरे कमोडिटी मार्केट का क्या आउटलुक होगा, आगे किस तरह की दिशा होगी, तमाम चीज़ें भी बताई। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET नाउ